बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और आज जो हमारा टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ चेक, जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आई बटन में लगाया है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो पहले जल्दी से एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम तक टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली जो वीडियो थी जिसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ चेक को स्टार्ट करवाया था, हमने पढ़ा था कि भाई जो डेवलपमेंट होती है, यानी जो हैन में फर्टिलाइजेशन होती है, वो कहाँ पे होती है? हैन की बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स के बाद हैन ने क्या किया? एग ले कर दिया। होता ये है कि हैन की बॉडी में ओवरी से एग रिलीज होता है सेकेंडरी oocytes की फॉर्म में। फिर उसके बाद ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है और फिर होता ये है कि क्लोका से हैन ने एग ले कर देना होता है। सही है। और फिर इसके बारे में भी आपको बताया था कि क्लोका होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताया एग की स्ट्रक्चर पढ़ाई। एग के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि एग किस तरह का होता है। देखें, एग में बताया था कि जो यॉक होता है, दो पार्ट होते हैं इसके। तीन तरह के हमारे पास यॉक होते हैं। तीन तरह के कौन से? एक पॉलीलिसिथल, मीसोलिसिथल और एलिसिथल। अच्छा, यॉक के दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जहाँ पे जो लिविंग पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एनिमल पोल, जहाँ पे एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है जिसको ब्लास्टोडिस्क कहा जाता है, जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल है बेसिकली। और जो बाकी का जो वेजिटेटिव पार्ट है, हम उसको यॉक कह रहे होते हैं। ऐसे यॉक, ऐसा सेल जिसमें यॉक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो कहलाते हैं पॉलीलिसिथल टाइप। और ऐसे यॉक जिसमें यॉक की क्वांटिटी मॉडरेट होती है, ना बहुत कम होती है ना ज़्यादा होती है, वो मीजोलिसिथल टाइप कहलाते हैं। और जो क्या कहते हैं, जिनमें यॉक की क्वांटिटी बिल्कुल कम होती है, ना होने के बराबर होती है, वो कहलाते हैं एलिसिथल टाइप, जिसमें जैसे कि ह्यूमन बींग। ठीक है जी। फिर उसके बाद बताया था कि इसके सराउंड एक वेटलाइन मेम्ब्रेन होती है और एक सपोर्ट में स्प्रिंग लाइक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको चिलाजा कहते हैं। उसके बाद एल्ब्यूमिन होता है, सॉफ्ट शेल, हार्ड शेल। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं हैन की बॉडी के अंदर। इसके अंदर शेल ग्लैंड होते हैं और उसके अलावा एल्ब्यूमिन रिलीज होता है जो उसको सराउंड कर लेता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है? जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद डिवीजन स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट डिवीजन होती है, तो जो एक जाइगोट सिंगल सेल था वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। अलग नहीं होता, लेकिन दो सेल्स बन जाते हैं जिसको हम ब्लास्टोमेयर कह रहे होते हैं। और ये जो डिवीजन है इसको हम कहते हैं क्लीवेज। जाइगोट के बनने के बाद स्टार्ट हो जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही फौरन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम यूँ हमारे पास ये यूँ सेल है, ये जो हमारे पास हमें जो यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ पे यॉक नज़र आ रहा है और ऊपर ब्लास्टोडिस्क नज़र आ रहा है। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई थोड़ा सा गंजा आदमी है, आप उसको सामने से देखोगे, उसके सामने के बाल ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तो उसकी टेंड आपको नज़र आ रही होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, ये आपको ये नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब क्या होता है क्लीवेज में? फर्स्ट क्लीवेज होती है तो सेल दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ये ऊपर का पार्ट नजर आ रहा है, वर्टिकली क्लीवेज हुई। फिर सेकंड क्लीवेज होती है तो वो दो सेल चार हिस्सों में बट जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ऑरेंज लो, ऑरेंज को यूं काटो, चार हिस्से हो जाएंगे। फिर जो तीसरी क्लीवेज होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है, तो जिससे क्या होता है वो चार सेल आठ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने ऑरेंज को यूं काटा, चार पार्ट हो गए। फिर यूं भी काट दो तो आठ पार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो ब्लास्टोमेयर है सेम साइज होते हैं, ये 8 सेल। उसके बाद जो थर्ड के बाद से जो क्लीवेज स्टार्ट होती है वो बिल्कुल इरेगुलर होती है या नॉन यूनिफॉर्म होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं और एक सेल का एक कॉम्पैक्ट मास बन जाता है जिसको हम मॉड्यूला कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया था साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है लेयर्स में स्प्लिटिंग आती है और क्या होता है सेल बीच में से अलग हो जाते हैं और एक कैविटी अपेयर हो जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। सही है। ये वाला पार्ट कहलाता है ब्लास्ट्यूला। ब्लास्टोसील का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है एपीब्लास्ट और जो लोअर पार्ट है उसको कहलाता है हाइपोब्लास्ट। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि एट दैट टाइम जो ये जो यॉक है और ये जो जर्मिनल डिस्क है, ब्लास्टोडिस्क है, ये यॉक से अलग होना शुरू हो जाती है। जब ये इससे अलग होना शुरू हो जाती है तो जितना पार्ट उससे अलग हो चुका होता है, जो गैप बन जाता है, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ पेलुसिडा। और जो पार्ट अभी भी अटैच होता है या जोन ऑफ जंक्शन या एरिया ऑफ जंक्शन, वो कहलाता है एरिया ओपेका। सही है। ये पूरा काम होता है 24 घंटे के अंदर। इसके बाद जो है हैन ने एग ले कर देना है। तो यहाँ तक की बात हमने पिछली वीडियो में की थी। अब हम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं इससे आगे के टॉपिक्स को। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं
आज का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ना है गैस्ट्रूला। लास्ट टॉपिक जो हमने एंड किया था वो ब्लास्ट्यूला पे किया था, जिसमें हमने देखा था कि भाई 2 लेयर बन गई थी, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, और नीचे बीच में जो कैविटी थी हम उसको कह रहे थे ब्लास्टोसील। अच्छा जी, उसके बाद का जो स्टेज होता है जिसको हम गैस्ट्रूला कहते हैं, और इस स्टेज की फॉर्मेशन को हम गैस्ट्रूलेशन कहते हैं। अभी तक जो डेवलपमेंट हुई उसमें सेल डिवीज़न हो रही थी, लेकिन गैस्ट्रूलेशन के टाइम पर गैस्ट्रूलेशन में सेल डिवीज़न के साथ साथ सेल माइग्रेशन भी होगी, सेल रीअरेंजमेंट भी होगी एट स्पेसिफिक रीजन, और उसके रिज़ल्ट में होगा ये, इन सारे चीज़ों के रिज़ल्ट में, यानी सेल डिवीजन, सेल माइग्रेशन और सेल रीअरेंजमेंट के रिज़ल्ट में 3 लेयर बन जाएंगी, 3 जर्मिनल लेयर बन जाएंगी। वो 3 जर्मिनल लेयर क्या है? एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये 3 लेयर बन जाएंगी, और बेसिकली इन 3 लेयर की फॉर्मेशन को ही हम गैस्ट्रूलेशन कह रहे होते हैं। 3 लेयर बनेगी, तो हमने ये समझना है कि किस तरह से ये 3 लेयर फॉर्म होगी। तो भाई ज़रा पिछली बात पे ही हम देखते हैं 3 लेयर। देखो भाई, लास्ट टाइम तक जो हम डायग्राम पढ़ रहे थे वो हम कुछ इस तरह से, यानी ये यॉक था और इस यॉक के ऊपर छोटा सा ब्लास्टोडिस्क था, सही है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ी सी इमेजिनेशन पे जाना है। मतलब यहाँ पर मैंने इस तरह से डायग्राम बनाई है जो मेरी समझ में आ रहा था, यानी ये मैंने थोड़ी सी अजम्पशन डायग्राम बनाई है ताकि आपको अपनी बात क्लियरली समझा सकूँ, सही है। तो आप यहाँ से समझोगे तो बात आपके और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो देखो भाई, हम पढ़ रहे थे ब्लास्टोडिस्क को, अब हम इस पूरे ब्लास्टोडिस्क को नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसके कुछ पार्ट को कट करके देख रहे हैं। ये अपनी आसानी के लिए, एक्चुअल में कट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पढ़ने के लिए, हम अपनी आसानी के लिए ये समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ड्रॉ करा है। अब देखो हो क्या रहा है, जिसमें हमें सिर्फ एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट नज़र आ रहा है, सही, और बीच में जो कैविटी है ब्लास्टोसील नज़र आ रही है। अब देखो होता क्या है, गैस्ट्रूला जब स्टार्ट होता है तो इस स्टेज में क्या होगा, ये जो एपीब्लास्ट है यहाँ पर यहाँ के सेल्स जो है ना माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे सेल की रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में होगा क्या, बीच में एक लेयर बन जाएगी, बीच में क्रैक पड़ जाएगा, सही है, जिसको हम कहते हैं, इस क्रैक को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, सही है। यानी एपीब्लास्ट की सेल की माइग्रेशन रीअरेंजमेंट से एपीब्लास्ट पे एक क्रैक पड़ जाएगा जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहेंगे, जिसकी और उसके बाद वो क्रैक बीच में से फट जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी सेल्स की, और जिसकी वजह से एक गड्ढा बन जाएगा, ग्रूव बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। कुछ इस तरह से, यानी पहले क्रैक पड़ेगा और उसके बाद वो एरिया वहाँ पे, वो जो सेल है वहाँ के स्प्लिट हो जाएंगे। एपीब्लास्ट में क्रैक पड़ा और क्रैक पड़ने के बाद वहाँ से स्प्लिट हो गए, तो बीच में एक गड्ढा बन गया, उसको हम कह रहे हैं प्रिमिटिव ग्रूव। और उस गड्ढे का एक स्वेलन पार्ट होता है उसके एंटीरियर रीजन में, एंटीरियर यानी उसके ऊपर वाले रीजन पे कुछ पार्ट होता है, अंदरूनी हिस्से पे एक पार्ट होता है अंदरूनी साइड पे, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव नॉट, या हम इसको हैंसन नोड कहते हैं, सही है। स्वेलन पार्ट होता है ये वाला। इसका काम क्या होता है हम अभी आगे समझेंगे इसको। अभी बस आपने इतना याद रखना है कि एपीब्लास्ट पे पहले एक क्रैक पड़ा जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कह रहे थे, वो क्रैक में आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्प्लिटिंग बढ़ गई और एक गड्ढा बन गया वहाँ पे, जिसको हम प्रिमिटिव नॉट कह रहे हैं। अब हो क्या आ रहा है, ये गड्ढा ऐसा है कि यहाँ से सीधा कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो सीधा नीचे ब्लास्टोसील और हाइपोब्लास्ट में जाएगी। तो अब देखो होगा क्या, अब होता कुछ यूँ है कि एपीब्लास्ट के सेल यहाँ से माइग्रेट करना शुरू करते हैं। जब वो माइग्रेट करके आते हैं और जैसे ही वो प्रिमिटिव ग्रूव तक पहुँचते हैं वो वहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं। पहले सिंपली एपीब्लास्ट था और इसकी सेल की रीअरेंजमेंट से ही प्रिमिटिव स्ट्रीक बना था। उस प्रिमिटिव स्ट्रीक में क्या हुआ था, प्रिमिटिव ग्रूव की फॉर्मेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा रीअरेंजमेंट से। अब हुआ ये, यानी इन्विजिनेशन हो गई थी ना सेल की। अब हुआ ये कि अब जब सेल मज़ीद यहाँ तक जाएंगे ना तो उनको वो प्रिमिटिव ग्रूव सामने जब आएगा उनके, तो वो वहाँ से गिरना शुरू कर जाएंगे, सही है। एपीब्लास्ट के सेल इस प्रिमिटिव ग्रूव से, यानी जो स्प्लिटिंग उनकी हुई थी उसी स्प्लिटिंग में से गिरना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, जब वो यहाँ से गिर रहे हैं तो नीचे उनके पास क्या है, ब्लास्टोसील है, और ब्लास्टोसील से नीचे वाली लेयर कौन सी है, हाइपोब्लास्ट की है।
तो अब सबसे पहले क्या होगा, वो हाइपोब्लास्ट में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऊपर से गिर रहे हैं। कोई भी अगर हम छत से छलांग लगा देंगे, जंप करेंगे, तो पहले थोड़ी देर हवा में रहेंगे, फिर उसके बाद ज़मीन पे आके गिरेंगे। इन द सेम वे जब वो इस प्रिमिटिव ग्रूव से जंप लगाते हैं तो वो कहाँ पे आके गिर रहे हैं, हाइपोब्लास्ट में आके गिर रहे हैं, नीचे वाली लेयर पे आके गिर रहे हैं। अब क्या होगा, जब वो हाइपोब्लास्ट तक पहुँचते हैं तो क्या होता है, तो ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं इनको हटा देते हैं, इनके साथ पहले इनके साथ मिलते हैं, मिलने के बाद इनको हटा देते हैं और ख़ुद उनकी जगह ले लेते हैं यहाँ पर। यानी देखो हुआ क्या, यहाँ से सेल गिरना शुरू हो गए। ये जो सेल नीचे गिर के आ रहे हैं एपीब्लास्ट के, इन सेल्स को हम कहते हैं माइग्रेटिंग सेल। सही है, इन सेल्स को हम कह रहे हैं माइग्रेटिंग सेल। और ये माइग्रेटिंग सेल हाइपोब्लास्ट की तरफ आते हैं और हाइपोब्लास्ट के सेल को हटा देते हैं। जो मैंने यहाँ ग्रीन से दिखाया है हाइपोब्लास्ट के सेल, और ये रेड वाले सेल माइग्रेटिंग सेल जो आ रहे हैं, आने के बाद हाइपोब्लास्ट के सेल को हटा दिया और ख़ुद उनकी जगह पे आके बैठ गए। तो ये लेयर बना लेंगे और इस लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म। यानी पहली जो जर्मिनल लेयर थी वो यहाँ पे बन जाती है एंडोडर्म। कैसे बनी, एपीब्लास्ट के सेल आए, एपीब्लास्ट के सेल प्रिमिटिव ग्रूव से नीचे गिरते हुए आए और आने के बाद हाइपोब्लास्ट के सेल को उन्होंने हटा दिया और उनकी जगह पे आके जमा हो गए, तो एक लेयर बन गई। तो और इस लेयर को हम कह रहे हैं एंडोडर्म। सही है। अच्छा जी, अब एक और बात, हाइपोब्लास्ट के सेल कहाँ गए, हाइपोब्लास्ट के सेल जो है यॉर्क सैक में जाके जमा हो जाते हैं। यानी कुछ पार्ट उनका होता है, यानी यॉर्क सैक की जो लेयर होती है उस लेयर में जाकर वो जमा हो जाते हैं। अच्छा जी, यानी उनके साथ मिल जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, अब ज़रा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना। एंडोडर्म बन गई, यानी 3 जो जर्मिनल लेयर थी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, उसमें से पहली लेयर बन चुकी है अंदर वाली, जिसको हम एंडोडर्म कह रहे हैं। अब क्या होगा, स्टिल सेल ऊपर से माइग्रेट करते हुए आते जा रहे हैं और आते जब जैसे जैसे वो नीचे गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंडोडर्म बन चुकी है, तो एंडोडर्म फर्दर किसी सेल को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका काम हो गया। तो अब क्या होगा, जब ये सेल नीचे से गिरेंगे, इनके पास कोई जगह नहीं बची जाने के लिए। सही है, इनके पास कोई जगह नहीं बची क्योंकि एंडोडर्म इनको एक्सेप्ट कर नहीं रहा। तो ये क्या करते हैं, दोनों लेटरल साइड पे मूव करना शुरू हो जाते हैं। सही है, क्योंकि बीच में जब गिर रहे हैं, बीच में सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नीचे वो जा नहीं पा रहे, तो आधे उधर जाते हैं, आधे इधर जाते हैं। तो होगा क्या, इन क्योंकि कंटिन्यूसली सेल आते जा रहे हैं और इधर मूव करते हुए जा रहे हैं, तो एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे इस वाली डायग्राम में देखो एक लेयर बन गई जिसको हम कह रहे हैं मीजोडर्म, यानी ब्लास्टोसील में ही एक लेयर बन जाएगी और उस ब्लास्टोसील की लेयर को हम कहेंगे मीजोडर्म। सही है, बात समझ में आ गई। क्योंकि बुक में यही लिखा है कि अगर हम बुक को पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि भाई एंडोडर्म के बनने के बाद जो प्रिमिटिव ग्रूव से जो सेल नीचे गिर रहे हैं उनको जगह नहीं मिल रही एंडोडर्म में शामिल होने की, क्योंकि एंडोडर्म पहले से बन चुका है और वो मजीद सेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लेटरली मूव कर रहे हैं। लेटरली का मतलब होता है बीच में है और वो दोनों साइड्स पे जा रहे हैं। सही है, तो जब वो दोनों साइड्स पे जा रहे हैं और कंटिन्यूसली सेल आता जा रहा है, तो साइड पे मूव करते करते एक बीच में ही एक लेयर बन जा रही है, यानी ये वाली लेयर जिसको हम मीजोडर्म कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपके। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, एंडोडर्म भी बन गया, मीजोडर्म भी बन गया। सही है, बच क्या गया, ऊपर एपीब्लास्ट बचा हुआ, अभी एक्टोडर्म नहीं बना। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चाहे एंडोडर्म हो और मीजोडर्म हो या एक्टोडर्म हो, इन सब के ही सेल जो होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं एपीब्लास्ट से आते हैं। सही है, वो कहाँ से आते हैं, एपीब्लास्ट से, क्योंकि एपीब्लास्ट में ही प्रिमिटिव ग्रूव बना था और एपीब्लास्ट के ही सेल वहाँ से गिरकर हाइपोब्लास्ट पे आए थे और लेयर बनाई थी। अच्छा, अब एक बात ऐसा लगता है कि भाई हाइपोब्लास्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाइपोब्लास्ट ही सिग्नल भेज रहा होता है, हाइपोब्लास्ट ही सिग्नल भेजता है जब ही प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है और जब ही सेल वहाँ से गिर के नीचे आना शुरू कर देते हैं, जब ही सेल की माइग्रेशन होती है। सही है, तो हाइपोब्लास्ट सिग्नल्स भेजता है। सही है। अच्छा, तो एक और बात याद रखना कि जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म है, ये सारी जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के लिए जो सेल आते हैं वो एपीब्लास्ट से आते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इन सेल्स को आने के लिए जो सिग्नल भेजता है वो हाइपोब्लास्ट भेजता है। सही है। और हाइपोब्लास्ट सेल जब एपीब्लास्ट के सेल नीचे आते हैं और हाइपोब्लास्ट को हटा देते हैं तो हाइपोब्लास्ट का काम ख़त्म हो जाता है, वो यॉर्क सैक के साथ मिल जाता है और उसको जगह दे देता है कि वो एंडोडर्म लेयर फॉर्म कर ले। ठीक है,
यहाँ तक आई डू होप बात समझ में आ गई होगी। अभी एक्टोडर्म नहीं बना, सही है, एक्टोडर्म अभी नहीं बना। इसको मैं समझाने के लिए कुछ और टॉपिक्स आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो अभी एक चीज़ हमने समझना है, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोडर्म, सही है। पहले अभी हमारे पास एंडोडर्म बन चुका और मीजोडर्म बन चुका, एक्टोडर्म अभी नहीं बना। एक्टोडर्म नहीं है अभी, ये वाली लेयर एपीब्लास्ट ही है, सही है। यानी अभी यहाँ पर एक डायग्राम मैंने इमेजिनरी डायग्राम बनाई है अपनी आसानी से, हम ताकि मैं आपको समझा सकूँ ये कि भाई ये 3 लेयर है हमारे पास, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्टोडर्म लिखा है बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली एक्टोडर्म, ये अभी भी एपीब्लास्ट है, लेकिन ये एक्टोडर्म ही बनेगा तो मैंने एक्टोडर्म लिख दिया। ये अभी एपीब्लास्ट, एक्टोडर्म बना नहीं है। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे गौर से देखो, ऊपर वाली जो ब्लू वाली लेयर है वो एक्टोडर्म है, रेड वाली मीजोडर्म है और ये ग्रीन वाली एंडोडर्म है, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये एक्टोडर्म की लेयर को पकड़ी और खींच के निकाल दिया, सही है। जस्ट लाइक दैट कि हम किसी से कोई कवर निकालते हैं ना, कोई रैपर खींच कर निकाल देते हैं, इसी तरह से मैंने क्या किया, एक्टोडर्म को यहाँ से हटा दिया। जब एक्टोडर्म की लेयर हटा दी तो क्या बचा, अंदर एंडोडर्म और मीजोडर्म हमें नज़र आने लगे। ये रेड वाला मीजोडर्म नज़र आ रहा है, उससे नीचे एंडोडर्म नज़र आ रहा है। अब लेकिन जब मैंने ये किया ना, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला एक रॉड यहाँ पे प्रेजेंट है मीजोडर्म के बीच में, यानी मीजोडर्म को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और इस रॉड का नाम है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, आपने कॉर्डेटा में पढ़ा होगा, कॉर्डेटा की 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है, नोटोकॉर्ड, न्यूरल कॉर्ड या न्यूरल ट्यूब और फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये सपोर्ट के लिए होता है। कुछ कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म कर लेता है, सही, और कुछ कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की फॉर्म में ही रहता है और उनकी बॉडी को सपोर्ट करता है। अच्छा जी, अब ये नोटोकॉर्ड बना कैसे, सही है। बात ये आती है कि यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि एक लेयर बन गई थी जिसको हम मीजोडर्म कह रहे थे, लेकिन ये नोटोकॉर्ड कहाँ से बीच में आ गया, सही है। तो ये नोटोकॉर्ड ऐसे आया कि देखें जी, ये प्रिमिटिव नोड था या प्रिमिटिव नॉट था या हैंसन नोड था। तो हुआ कुछ यूँ कि भाई इस यहाँ से कुछ सेल जो है वो नीचे आना शुरू हो गए, यहाँ से कुछ सेल्स जो यहाँ से कुछ सेल्स ने क्या किया, मीजोडर्म में आना शुरू हो गया और इन्होंने क्या किया, एक रॉड शेप बना ली। यानी हैंसन नोड के सेल्स जो है, यहाँ से कुछ सेल निकले और मीजोडर्म में आके जमा होने लगे और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म कर ली, जिससे हुआ ये कि मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट हो गया और बीच में एक रॉड बन गई और इस रॉड का नाम दिया नोटोकॉर्ड, सही है। ये नोटोकॉर्ड बनाने के लिए जो सेल आए वो कहाँ से आए, वो आए हैंसन नोड से। हैंसन नोड से सेल निकले, यानी ये भी एपीब्लास्ट के ही सेल थे क्योंकि हैंसन नोड भी एपीब्लास्ट में बना था। तो हैंसन नोड के सेल ने आके मीजोडर्म में एक रॉड लाइक सेल स्ट्रक्चर बना ली जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। अब ज़रा ध्यान में रखना एक बात, अब हैंसन नोड के भी सेल आ गए मीजोडर्म में, अब सिर्फ एपीब्लास्ट के सेल बचे हैं और कुछ सेल अभी भी हैंसन नोड के बाकी है। नोटोकॉर्ड बनने के बाद भी हैंसन नोड के कुछ सेल एपीब्लास्ट में रह गए हैं। तो अब यहाँ पे 2 बातें याद रखना, एक तो ये जो लेयर है ऊपर वाली ये एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट में थोड़ा सा पार्ट अभी प्रिमिटिव नॉट का बाकी है, सही है। अच्छा, जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो बना लेता है एक्टोडर्म, सही है। यानी ये नोटोकॉर्ड बनने के बाद बाकी का जो पार्ट बच गया वो बना लेगा एक्टोडर्म, सही है। वो क्या बना लेगा, एक्टोडर्म एपीब्लास्ट के। समझ में आ गई बात। यानी मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि भाई यहाँ पे एपीब्लास्ट के सेल थे, एपीब्लास्ट के सेल गिरना शुरू हो गए, उन्होंने हाइपोब्लास्ट के सेल को हटाया और क्या बन गए, एंडोडर्म। फिर उसके बाद मजीद सेल गिरते गए और ब्लास्टोसील में ही एक लेयर बना ली जिसको कहा गया मीजोडर्म। और फिर उसके बाद एपीब्लास्ट में जो कुछ बचा था, प्रिमिटिव नॉट से कुछ सेल आए मीजोडर्म में, उन्होंने रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना ली जिसको हम कह रहे हैं नोटोकॉर्ड। और जो रिमेनिंग सेल बच गए थे एपीब्लास्ट के, उन्होंने एक्टोडर्म बना लिया, सही है। एक्टोडर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। अब हमने समझना है कि ये जो मीजोडर्म शुरू में बनता है ये थ्रू आउट वैसा नहीं रहता, इसमें कुछ चेंजेस आती हैं। क्या चेंजेस आती हैं यहाँ पे हमने समझना है कि भाई देखो बीच में नोटोकॉर्ड है, यहाँ पे मैंने दिखाया है बीच में नोटोकॉर्ड है, इसके दोनों तरफ मीजोडर्म है। अब होगा क्या, मीजोडर्म 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, मतलब दोनों साइड पे 3-3 हिस्से बढ़ जाएंगे। पहला हिस्सा जो होगा हम इसको कहेंगे एपीमेयर, उसके बाद वाला जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे मीजोमेयर और आखिरी वाला जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे हाइपोमेयर। यानी जो मीजोडर्म था उसके 3 लेयर्स बन गई हैं,
एपीमेयर, मीजोमेयर और हाइपोमेयर। अब ज़रा समझना, ये जो एपीमेयर है, अभी मीजोमेयर और हाइपोमेयर को भूल जाओ। एपीमेयर जो है ना, ये क्या करता है, ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनली यानी अपनी लेंथ वाइज डिवाइड होता है मेटामेरिक सेगमेंट में। मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब ये है कि सारे सेगमेंट्स एक जैसे हैं, सारे सेगमेंट एक जैसे हैं। मेटामेरिक छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड हो जाता है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ कि जो एक इतनी लंबी सी लेयर थी नोटोकॉर्ड के साथ, ये छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम सोमाइट्स कहेंगे। सही है। एपीमेयर छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड हो जाता है, नोटोकॉर्ड को सराउंड कर लेता है, जिसको हम सोमाइट्स कहते हैं। और इस सोमाइट्स में से मसल्स बनते हैं, एक्सियल स्केलेटन बनता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ बनते हैं। सही है, ये सारी चीज़ें बन रही होती है। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज़ आया कि भाई मसल्स कैसे बने, मसल्स कहाँ से बने, तो आप क्या कहोगे, मसल्स बने हैं एपीमेयर से। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या बच गया, मीजोमेयर। मीजोमेयर से फिर कुछ इंटरनल विसरल ऑर्गन्स बन जाते हैं, जस्ट लाइक दैट किडनी। किडनी का कुछ पार्ट बन जाते हैं। बुक में एक एमसीक्यूज गिवन है कि किडनी डेवलप फ्रॉम, और उसमें ऑप्शन गिवन है, जबकि बुक में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि किडनी कहाँ से डेवलप हो रहा है। जब किडनी कहाँ से डेवलप होता है, मीजोमेयर से डेवलप होता है। सही है, ये याद रखना। और इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन भी इंटरनल इससे डेवलप हो रहे होते हैं। अब बच गया हाइपोमेयर। अब यहाँ पे हमें समझना है हाइपोमेयर। अभी इन दोनों लेयर का काम हो गया, क्या बचा, हाइपोमेयर बचा। अब ये वाली डायग्राम को ज़रा आप देखो, ये वाली डायग्राम आपने देखनी है। देखो भाई होगा क्या, हाइपोमेयर है ना, हाइपोमेयर हाइपोमेयर बचा है, नीचे है एंडोडर्म, ऊपर है एक्टोडर्म। तो हाइपोमेयर बीच में से स्प्लिट हो जाता है। हाइपोमेयर बीच में से दोनों साइड से स्प्लिट हो रहा है, यानी जस्ट लाइक दिस कि भाई ये हाइपोमेयर है। अगर फॉर एग्जांपल ये पूरी लेयर है हाइपोमेयर की, तो एट दिस स्टेज हो क्या रहा है, हाइपोमेयर बीच में से स्प्लिट हो रहा है। इस तरह से बीच में से हाइपोमेयर की स्प्लिटिंग हो रही है, और एक हिस्सा जो है एक्टोडर्म के पास चला गया और एक हिस्सा एंडोडर्म के पास चला गया, और बीच में एक कैविटी बन गई, दिस लाइक दिस। सही है। तो भाई जो एक्टोडर्म के पास गया है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको हम कहते हैं सोमेटिक लेयर, और जो नीचे वाली लेयर बनी है उसको हम कहते हैं स्प्लैंक्निक लेयर। सही है। ये जो हाइपोमेयर था, यानी मीजोडर्म का जो पार्ट था हाइपोमेयर, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया और बीच में एक कैविटी बन गई, एक ऊपर एक नीचे, और बीच में कैविटी है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है सोमेटिक लेयर, नीचे वाला हिस्सा कहलाता है स्प्लैंक्निक लेयर, और बीच में जो कैविटी है, हम इस कैविटी को कहते हैं बॉडी कैविटी, या हम इसको सीलोम कहते हैं। सीलोम, जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैंग्ड होते हैं। सही है। ये आपने किंगडम एनिमिलिया वाली अगर मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। अच्छा जी, तो सीलोम बन गया बीच में। अच्छा, अब एक और बात, ये जो सोमेटिक लेयर है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, एक्टोडर्म के साथ है, तो एक्टोडर्म के साथ फ्यूज हो जाता है और ये बनाता है सोमेटोप्ल्यूर। सही है। और इसी तरह से जो स्प्लैंक्निक लेयर है वो एंडोडर्म के साथ फ्यूज हो जाता है और ये बनाता है स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। सही है। फिर उससे फिर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, कुछ बॉडी की मेम्ब्रेन बन रही होती है, सीरस मेम्ब्रेन बन रहे होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक की बात अब होपफुली समझ में आ गई होगी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन में क्या होता है, न्यूरुलेशन, और इस स्टेज को हम कहते हैं न्यूरुला। यानी अभी हमने पढ़ा था गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रूला, हम उस स्टेज को कह रहे थे। अब जो हम पढ़ेंगे न्यूरुलेशन में, यानी और वो स्टेज कहलाएगा न्यूरुला। लेकिन न्यूरुला अभी बना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई थी। मैंने आपको बताया था एक्टोडर्म में अभी भी कुछ प्रिमिटिव नॉट के सेल्स बाकी हैं। वो प्रिमिटिव नॉट के सेल्स क्या होते हैं, वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। यानी देखो भाई, प्रिमिटिव नॉट था ना, पहले उसने प्रिमिटिव नॉट के जितने भी सेल्स थे उसने नोटोकॉट बना लिया था। नोटोकॉट बनाने के बाद जो बाकी के जो एपीब्लास्ट पे सेल बच गए थे उसमें एक्टोडर्म बन गया था। लेकिन मैंने कहा था कि अभी भी नोटोकॉट बनने के बाद भी कुछ सेल अभी भी बाकी हैं जो एपीब्लास्ट के साथ ही रहेंगे एक्टोडर्म बनने के बाद भी। तो ये जो अभी जो बच गए थे ना हैंसन नोड या प्रिमिटिव नॉट के सेल, ये जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे और एक्टोडर्म पे एक लेयर बना लेंगे सेल्स की, जिसको हम कहेंगे न्यूरल प्लेट। जिसको यानी अगर ये वाली जो मैंने डायग्राम दिखाई है, दिस वन इज द एक्टोडर्म, नीचे मैंने एंडोडर्म और मीजोडर्म नहीं दिखाया। सही है। तो ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म में बीच में एक ग्रीन से लेयर दिखाई है, दिस इज द न्यूरल प्लेट। जो कि कैसे बना, जो प्रिमिटिव नॉट जो थे, प्रिमिटिव नॉट के जो सेल्स थे वो जल्दी जल्दी डिवाइड हो गए और उन्होंने एक प्लेट बना ली, जिसको हम कह रहे हैं न्यूरल प्लेट। अब क्या होगा, ये जो प्लेट है ये फोल्ड होना शुरू हो जाएगी, यानी ये दोनों साइड से। देखें मैंने कोशिश की है इलस्ट्रेट करने की,
आपको होपफुली बात समझ आई होगी। ये जो है स्ट्रेट लेयर है, अभी आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएंगे और एक ग्रूव बन जाएगा जिसको हम कहेंगे न्यूरल ग्रूव। सही है, न्यूरल ग्रूव। अब क्या हो रहा है, ये प्लेट अंदर की तरफ धंसती जा रही है, यानी एक यूं लेयर थी, अब ये यूं करके धंसती जा रही है और ऊपर जो एक्टोडर्म के सेल थे वो दोनों तरफ से आपस में मिलते जा रहे हैं। और हो क्या रहा है, एक वक्त ऐसा आया कि भाई एक्टोडर्म के दोनों साइड से मिल गए और ये जो न्यूरल प्लेट था इसने एक राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ली और इस ट्यूब को हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। फिर जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और सीएनएस का पूरा पार्ट बन रहा होता है। होपफुली बात समझ में आई होगी ये वाली। मैंने कोशिश की है कि इस तरह से इलस्ट्रेट करूं, मैंने खुद से इमेजिनेशन से ये डायग्राम बनाई है कि भाई हुआ क्या, न्यूरल प्लेट है वो यूं करके फोल्ड होना शुरू हो गया। जब यूं करके फोल्ड हो रहे हैं और ऊपर के जो दोनों साइड के एपिप्लास्ट एक्टोडर्म के सेल है वो आपस में मिलना शुरू हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है, उनकी फोल्डिंग से वो एक राउंड ट्यूब बन गए और एपिप्लास्ट एक्टोडर्म के सेल आपस में मिल गए। तो एक्टोडर्म की लेयर ऐसी बन गई और नीचे क्या बन गया, हमारा न्यूरल ट्यूब। अब देखो न्यूरल ट्यूब के नीचे है नोटोकॉर्ड और फिर उसके साथ मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म। तो यहाँ तक इस तरह से ये फॉर्म हो जाता है और फिर फर्दर ऑर्गन बनते हैं। और आफ्टर 21 डेज, यानी यहाँ तक का जो प्रोसेस था, इसके बाद जो ये डेवलपमेंट चलती रहती है और ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। सही है, और डिफरेंट बॉडी की फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाती है जिसको मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। और फिर उसके बाद पूरी इंक्यूबेशन पीरियड यानी 21 डेज़ के बाद जो है चिक जो है वो हैच हो जाती है एग से। होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों आज की वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।